साउंड टेक 7 एक्शन। कंचना यादव, कंचना किस किस को फोन कर रहे हैं तेजस्वी यादव? तो बता दीजिए। मानक जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके अभी चैनल पे जो पैनल में है टोटल आपको लेकर 8-9 लोग हैं और 8-9 लोग क्या वोटिंग कर सकते हैं इस बात का कि जो आपके स्क्रीन पर दिखाया गया 150 से 170 कितने लोग सहमत हैं? पहले यही पोलिंग कर लेते हैं। आप लोग यही पर एग्जिट पोल लाते हो ना, एग्जिट पोल का भी हम लोग पोल निकाल ही लेते हैं कि कितने लोग इस आंकड़े से सहमत हैं। और जहाँ फोन घुमाने की बात है आप करवाइएगा जरूर मानक जी, जाते जाते। पक्का पक्का, डन है ठीक है। हाँ। कंचना वादा है मेरा, हो जाए आज इसी पैनल का एग्जिट पोल भी हो जाए। ठीक है, डन है, बोलिए। पक्का ठीक है। और दूसरा जो है फोन घुमाने की बात है, तो फोन तो अपने कार्यकर्ताओं अपने उम्मीदवारों को ही घुमाएंगे तेजस्वी जी। किस लिए घुमाएंगे कि डकैतों से सावधान, डकैतों से सावधान। 20 में अगर थोड़ा सा हम पहले हुए होते तो हमारी सरकार चुराई नहीं गई होती। और सही पकड़े हैं। इस बार जो सासाराम में घटना हुआ, वो सोचिए कि 46 टोटल स्ट्रांग रूम बना हुआ है। यहाँ तो नीरज जी भी बैठे हुए हैं, इनको तो सारे आंकड़े मालूम है। 46 स्ट्रांग रूम बना हुआ है, लेकिन जो गाड़ी जाती है कल सासाराम के स्ट्रांग रूम में, वो शाम को 8 बजे जाती है और सुबह के 3 बजे निकलती है, जैसा कि डीएम जी भी कह रही हैं कि शाम को 8 बजे। लेकिन इतने रात तक क्या करती रही वो गाड़ी, क्या करती रही वो गाड़ी स्ट्रांग रूम के अंदर? डीएम जी ने इसका जवाब नहीं दिया और ड्राइवर तुरंत जो कूद कर भाग गया ट्रक से। ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चला। मानक जी मुस्कुराइए नहीं, यहाँ से अब सवाल ये जो मैं बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोल रही हूँ, वो सच बोल रही हूँ कि ड्राइवर का अभी तक पता नहीं है। तो अगर तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? ईवीएम के काउंटिंग के बाद और ईवीएम को वापस ले जाने के लिए वो पेटियां आई हुई थी, तो क्या बस सासाराम के लिए वो जरूरी था? और कहीं स्ट्रांग रूम में तो खाली पेटियां। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं मैं क्यों मुस्कुराया था। मैं आपको बता देता हूं। मैं दरअसल इसलिए मुस्कुराया क्योंकि आपने जो ये ड्राइवर के फरार होने वाली बात कही, ये हमारे पास जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि वो गाड़ी निकली और इतनी लेट से बाहर आई और उसके बाद उसमें पता नहीं क्या था। तो जहां तक मेरी जानकारी है, वायरल वीडियो है, वो सब जगह घूम रहा है। उस गाड़ी को खोलकर रोककर उसके ट्रंक खुलवाए गए, वो खाली निकले। आपको भी पता है ये बात, आपने वीडियो देखा होगा। वो फिर ये फंस गया सी। अब सुनिए, जो मैं कह रही हूँ कि आया था 8 बजे, वो घुसा 8 बजे, वो जब निकला तब चेकिंग हुई कि वो पेटियां सारी खाली थी। मैं आपको क्या कम्युनिकेट कर रही हूँ? और ये बात आप जाके डीएम जी के बयान को सुन लीजिए, डीएम साहिबा जो बोली उनके बयान को सुन लीजिए। तो हम अगर सवाल नहीं उठाएंगे इस पर और हमारे जो एमएलसी बोले आपने उनको चलाया भी, तो 2020 वाला हाल हम नहीं होने देंगे इस बार। ये इलेक्शन कमीशन भूल गए हैं कि ये चंडीगढ़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन भूल गए हैं कि यहाँ पर लाखों कार्यकर्ता जमीन पर हैं। और सोचिए हमारे कार्यकर्ता रात भर जग रहे हैं। इस पर तो मैं भी, पूरा मीडिया, पूरा देश, पूरा बिहार आपके साथ ही होगा। यकीन करिए, अगर बेईमानी होगी बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं होने दी जाएगी। ये तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जरा सा भी कुछ भी गड़बड़ी होगी, हम सारे सवाल पूछेंगे और सारे वीडियो, सारी जानकारी जो भी है सब दिखाएंगे। चाहे नतीजा हो उसे एक दिन पहले हो, उसके एक दिन बाद हो, जो भी हो। इस बात झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू की तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन क्या आपके एमएलसी को इस तरह की भाषा बोलना चाहिए? क्या तो हम बाहर निकलेंगे या वो बाहर निकलेंगे, नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा? नहीं, किस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? पता है आपको, पिछली बार 4 घंटे के लिए काउंटिंग रोक दी गई थी मानक जी, और 4 घंटे के बाद जब काउंटिंग रुकी तो हमारे 15 से 20 सीटों पर 12 वोटों से लेकर, खुद शक्ति सिंह जो आपके साथ कभी कभी डिबेट में भी बैठते हैं, और 12 वोट, मात्र 12 वोट से हारे थे। उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। रात में उनको हराया गया 12 वोटों से, रिकाउंटिंग भी नहीं होने दिया। ऐसे तमाम 15 से 20 सीटें हैं जहां हम लगभग 12 से लेकर 200 वोटों के बीच में हारे थे, और हारे नहीं तो हराया गया था रात में। तो ये काउंटिंग ना हो। अब बताइए, अगर लोकतंत्र में अगर सरकार को बदलने के लिए महाराष्ट्र से, दिल्ली से, तमाम प्रदेशों से अगर युवा आए हुए हैं और वो चाहते हैं सरकार बदले, यहाँ पर नौकरी हो, रोजगार हो, फैक्ट्री हो, उन्होंने जमकर वोट किया है। अगर बस हवा निकल गई, उसमें अगर चोरी होगी तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? नहीं, चोरी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। ना, एक सेकंड, कंचना 1 सेकंड, बिल्कुल सही कह रही है, चोरी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। देखिए, सबकी नजर है, आपको भी पता है, स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी लगे हुए हैं, लाइव फीड जा रहा है वहां। उसके बाहर भी आपके सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बाकायदा मोबाइल लेकर रात भर बैठे रहे, आज सुबह भी, आज शाम को भी, रात को भी, और कल आपको पता है वीडियोग्राफी कराते हुए भी वो स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। उसके बाद वहां से वीडियोग्राफी करते हुए वो सारी की सारी ईवीएम काउंटिंग सेंटर्स तक ले जाई जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रोसेस पर हमको थोड़ा सा यकीन भी करना पड़ेगा। आप जो सीसीटीवी बंद होने की बात कर रही है वो
सवाल हम भी पूछेंगे। राजकिशोर कुछ कहना चाह रहे हैं? बताना चाह रहा हूँ कि मतलब इसमें आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ना, मैं ये कह रहा हूं जो ये आपने किया अपने प्रत्याशियों को फोन किया होगा तेजस्वी ने। ये कुमार सौरभ बैठे हुए हैं जन स्वराज के, 2-4 सीट हो सकता है कि एग्जिट पोल के मुताबिक इनको भी आ जाए। फिर इधर ये वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, 12-15 कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं इनको भी आ जाए। क्या कुछ तेजस्वी यादव इनको फोन कर रहे हैं, कर सकते हैं, करेंगे? देखिए मानक जी, मैंने कल भी आपको बोला था, जब पूर्ण बहुमत की सरकार महागठबंधन की आ रही है तो हम तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं ना जिसके पास बक्सा हो, जिसमें पैसे हो और फोन करे और फिर नॉर्थ ईस्ट में, असम में कहीं जाकर, है ना, रिसोर्ट में कहीं पर विधायकों को बैठाकर फिर सरकार बनवाए। हम तो उस प्रोसेस के कभी ना हिस्सा रहे, ना कभी हिस्सा रहेंगे। ना हमारे पास मनी है, ना हमारे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है। अगर होता भी तो हम ऐसा नहीं करते जैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन फिर मैं उसी सीसीटीवी पे आना चाह रही हूँ कि सीसीटीवी के बाद जो भी हुआ, लाठीचार्ज करना उचित था क्या? मैं पूछ रही हूँ। आधी रात को लाठीचार्ज हुआ, वहां हमारे जो उम्मीदवार बैठे थे, इवन जो पवन सिंह की वाइफ है वो भी थी, हर किसी पर लाठीचार्ज हुआ। एचडी जनता माफ नहीं करेगी। हम पुलिस फोर्स लेकर आ गए और बैठे हुए सारे लोगों पर लाठीचार्ज किए। लोकतंत्र में तो यह होना चाहिए ना कि हमारे कार्यकर्ता, चाहे नीरज जी के कार्यकर्ता, सब अपने अपने घर जाए। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। पहले तो इनसे ना इसी पर जवाब दे दीजिए नीरज जी, इसके बाद आ रहा हूं। क्या आप अभी भी अपनी भविष्यवाणी पर, असेसमेंट पर कायम है क्या? कल बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाली है क्या? पंकज जी। देखिए, जो मैंने आपसे कहा था मानक जी, मैं उस पर अभी भी इसलिए अडिग हूं कि जो जमीनी माहौल है वो महागठबंधन के पक्ष में है। और जैसा मैंने आपसे कहा शुरू से कि महागठबंधन ने एनडीए पर बढ़त बनाकर रखी हुई है। पहले चरण के मतदान के बाद ये और स्पष्ट हो गया था। दूसरे चरण के मतदान में उसकी अनवरतता हमको देखने को मिली। इसलिए मेरा मानना है कि महागठबंधन अभी भी, मैं कहता हूं कि कम से कम 128 सीटों पर जीत हासिल करने वाला है। अब इनमें से अगर कुछ सीटें कम होती हैं तो जितनी भी सीटें कम होंगी उनके पीछे अन्यान्य कारण होंगे। जब मैं अन्यान्य कारण कहता हूं तो मैं खाली तकनीक की तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों में जो कुछ किया गया है उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। मैं इमोशनल डैमेज इस तरफ भी इशारा कर रहा हूं कि महागठबंधन में शुरू से जो कशमकश चल रही थी, जिसको लेकर के मतदाताओं के मन में कई तरह के संशय पैदा हुए, महागठबंधन ने अपनी जिम्मेदारी को शुरू से थोड़ा कोताही के साथ निभाया। और जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस के साथ टिकट बंटवारे में नाइंसाफी की, तो ये सब कारण भी उसमें शामिल होंगे। देखिए, युवा जो है, युवा मतदाता इस बार बिहार में करीब 4 करोड़ के आसपास युवा मतदाता है जो 50 वर्ष की उम्र से कम का है। और 50 वर्ष की उम्र से जो बड़े मतदाता हैं वो हैं करीब 2.5 करोड़। इन 50 वर्ष की उम्र से बड़े मतदाताओं ने लालू प्रसाद का राज देखा है 15 साल का। बाकी जो 4-4.25 करोड़ युवा मतदाता हैं, इन्होंने लालू का राज नहीं देखा। तो ये युवा मतदाता महागठबंधन के पक्ष में ज्यादा वोट कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन जो 2.25 करोड़ मतदाता हैं जिन्होंने लालू का राज देखा, जो 50 साल से उम्र के ऊपर के हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार कितनी लाना पाएंगे, कितनी नहीं लाना चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं जब कहता हूं कि अच्छा पंकज जी एक चीज और देखिए, अब जब कल नतीजे आ ही रहे हैं तो आज मैंने ये सवाल इसलिए भी रखा है, तेजस्वी ने आखिर किसे घुमाया फोन? मतलब ये सांकेतिक है, हमें तो पता है, वो जैसा बताया गया है कि सारे उम्मीदवारों को फोन किया है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने किसी और को भी फोन किया होगा पंकज जी? और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मामला बड़ा कांटे का है, करीबी मुकाबला है। क्या आपको लगता है अगर कल चुनाव नतीजे फंस गए तो रीअलाइनमेंट की कोई संभावना है क्या पंकज जी? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। प्लान बी तो जरूर देखिए हर पार्टी बनाती है, जरूर बनाती है और बनाना चाहिए, और रीअलाइनमेंट की संभावनाएं हर वक्त रहती है। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं मानक जी कि हंग असेंबली नहीं आ रही है।
फैसला आर पार का है, या सरकार महागठबंधन की बनेगी या सरकार एनडीए की बनेगी, ये स्पष्ट है। कोई हंग असेंबली का या फंसने वाला मामला मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। राजकिशोर तिवारी, कंचना पहले आप बोलिए। वो कह रहे हैं 5-7 सीटें आप भी जीते हैं 200-400 वोट से, तो वहां बेईमानी हो गई क्या? देखिए, जो 5-7 सीटें भोरे की बात कर रहे हैं, चाहे बरबीघा की बात कर रहे हैं, चाहे डेरी की बात कर रहे हैं, हर जगह नीरज जी हमारे कैंडिडेट इस बार चेंज भी हैं। शायद आपने वहां पर नोटिस नहीं किया है कि हमारे वहां पर कैंडिडेट चेंज हैं, जो पिछली बार बहुत कम या मार्जिन वोटों से जीते हुए थे। लेकिन आपने तो बताया नहीं कि आप सहमत हैं क्या कि भोरे से सीपीआई-एमएल लड़ रहा है, चेंज है, डेयरी से हमारे कैंडिडेट चेंज है। आप हंसिए नहीं, बताइए ना कि जहां पर हमें डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारे कैंडिडेट जीत गए हैं, वहां पर जो बाद में कैसे हमारी हार हो गई। ऐसे तो नहीं होता है। बताइए ना। कंचना एक सेकंड, नीरज जी एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड जरा, एक मिनट नीरज जी, अभी लौट रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, एक सेकंड। कंचना, ये बेईमानी वाली अगर बात थी, आप कह रही हैं हमको जिता दिया गया था, फिर उसके बाद हरा दिया गया एक कैंडिडेट को। आपको पता है सारे तरीके होते हैं कंप्लेंट करने के भी, इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर सकते हैं 45 दिन में, आपको पता है पूरा प्रोसेस है, कोर्ट भी जा सकते हैं। ये टीवी पर आकर बोलने के बजाय, अपील फाइल करने के बजाय, कानूनी रास्ता लेने के बजाय सिर्फ माहौल बना रहे हैं क्या आप कि बेईमानी हो रही है? सर मानक जी, आपको मालूम नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, और हम कई बार गए थे। हमने लिखकर उनको रिटर्न में दिया था कि हमें जब आपने जीत डिक्लेयर किया था, बाद में आपने रात में हराया कैसे 4 घंटे बाद, सारी सब कुछ हमने किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं आया। और सबसे पहली बात, सीसीटीवी को लेकर अभी हम कंप्लेन कर रहे हैं। आपके घर में सीसीटीवी लगा होगा, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, हमारे यहाँ तो नहीं बंद होता सीसीटीवी। आखिर में क्या कारण है कि स्ट्रांग रूम के बाहर ही, हर स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी बंद हो रहा है, एक के बाद एक, और जब बंद होता है तो अब कोई वहां से गाड़ी गुजरती है, गाड़ी आती है जाती है। इसका जवाब जो प्रशासन नहीं दे पा रहा है, वो हमारे एक विधायक को देखिए सुनो, वाह मोदी जी, वाह वाह, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो ये बताइए, आज रात किसको नींद नहीं आएगी? अरे सर, देखिए सब तुहिन भाई ने थोड़ा सा कम करके बता दिया। वो पहले दिन जो है 11 तारीख के मतदान में 6:30 बजे तक लंबी लंबी कतारों में वोटिंग हो रही थी, और 15 मिनट के अंदर ये कौन सा टेक्नोलॉजिया था, टेक्नोलॉजिया एक नया वर्ड है मीम में, ये कौन था जो आधे घंटे में 209 सीट एक तो दे दिए। तो हमने लिखा ट्विटर पे कि भाई 241 दे दिए होते, अदर को 2, महागठबंधन 0, जनसुराज 0, और 2 अगर कम पड़ रहा हो तो वो भी दे दो। हाँ भाई, ये कौन सा टेक्निक है कि आधे घंटे में द्वितीय चरण के मतदाताओं से भी आपने बात कर लिया, और आपने जो है 209 सीटें दे दी। देखिए कल अब आते हैं किसको नींद आएगी किसको नहीं आएगी। भाई मानक जी, 1977 में 74 के आंदोलन के बाद 77 में चुनाव हुआ, अप्रत्याशित चुनाव था, शोर शराबे के साथ। इस बार साइलेंट चुनाव है। उस समय 50%, 50.57% वोट हुआ, और 214 सीटें आई जनता पार्टी को, 53 सीटों में 54 सीटों में कांग्रेस निपट गए। अगला जो चेंज था बिहार में 2005, उसके बाद 2010 में चुनाव हुआ, 51% वोट हुआ, 206 सीटें एनडीए को आई। अब आइए 2015 की मैं बात भी नहीं करूंगा, 2020 में 57% वोट हुई, 37% का क्लोज फाइट था। अब वाओ ब्यूटीफुल, 2025 में भाई ऐसा क्या अप्रत्याशित हो गया? जो एंटी इनकम्बेंसी था वो प्रो इनकम्बेंसी हो गया। 3 चीजें नहीं बता रहे हैं। पहला, जो ये 68%, 69% वोटिंग हुआ, जो अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। दूसरा, महिलाओं का ये बता दिया आपको नंबर, 1.41 करोड़ को आपने 10,000 दे दिया। उन 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख लोगों का क्या जिनको नहीं मिला? दूसरा, 40 लाख प्रवासी, एस्टिमेटेड 50 प्लस है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10 लाख लौट गए। 40 लाख प्रवासी जो कमाने वाला पुरुष है, वो इस बार छठ के कारण रुक गया, उसने वोट दिया, और वो वैसा व्यक्ति है जिसका इन्फ्लुएंस पूरे फैमिली पे होता है, ये मानना पड़ेगा आपको, उसने वोट दिया। दूसरा, प्रथम चरण में हम लोगों ने भी एक एनालिसिस किया है, जिसमें 2020 के मुकाबले में 2025 में लगभग 71% युवाओं की भागीदारी रही, जिसके बारे में अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक सर ने भी कहा, ठीक है। और ये 58% था 2020 में, 13% का राइज है। सेकंड चरण के नंबर चूंकि नहीं आए हैं, सब सामने लोगों ने एनालाइज नहीं किया है। खत्म
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।